अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। मैं अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। अभी अभी मैं बच्चों को पढ़ा कर आई थी और इस वक्त मैं बहुत थकावट से महसूस कर रही थी, इसलिए आराम से अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन मेरी आंख अभी नहीं लग रही थी। मैं जागती रही और फिर कुछ देर के बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर के करीब कोई आकर खड़ा हुआ है। मैंने देखना चाहा तो वहां पर वाकई कोई खड़ा था। मैं खौफजदा हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने लगी। और तब मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहने लगा, मैं एक जिनजादा, मेरा नाम कौसर है और मैं एक अरबी की उस्ताद हूँ। मैं जिन्नात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं जब से मैंने अरबी पढ़ाना शुरू किया है। मैं वैसे तो सिर्फ 26 साल की जवान और कमवारी लड़की हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत से बच्चों को अरबी पढ़ाई है, नमाज सिखाई है। मुझे अरबी से इश्क था, इसलिए मैंने इसे चुना था। जिन्नात के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और अक्सर वो मुझसे इधर उधर की बातें भी करते रहते थे। फिर एक दिन एक बच्चा मुझसे पूछने लगा, बाजी आपको जिन्नात की दुनिया की खबर किसने दी? आप यहाँ पर कैसे आई, जबकि आप तो एक मदरसे में पढ़ा रही थी? इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और फिर इसे कहा कि ये एक लंबी दास्तान है, मैं तुम्हें इस बात का जवाब तफसील से देती हूँ। मैंने मदरसा में तफसीर और तर्जुमा शुरू किया था तो मेरी आवाज़ और लहजा बहुत अच्छा था। मेरी उस्तानी मेरी बहुत तारीफ करती और बाकी लड़कियों को भी मेरी तरह पढ़ने का कहती, लेकिन सब लड़कियां अपने अपने तौर पर बहुत अच्छा पढ़ रही थी। लेकिन बाजी के मुताबिक मेरी तो क्या ही बात थी। बाजी को मेरा लहजा, आवाज और अंदाज बहुत पसंद था, इसीलिए वो अक्सर मेरी तारीफ करती पाई जाती। मदरसे में सबको पता था कि कौसर की आवाज और लहजा सबसे अच्छा है। मदरसे में तिलावत के लिए सबसे पहले मुझे पुकारा जाता और मैं इसे अपना एजाज समझती। मुझे बहुत शौक था कि मैं दीनी तालीम हासिल करती और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती। जब मैंने पांचवी जमात पास कर ली तो मैं मदरसे में दाखिला ले लिया और वहां पर नाजरा और कुरान पाक पढ़ने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान तर्जुमा तफसीर की तरफ हुआ और मैंने वो भी कर लिया। फिर इसके बाद मैंने तजवीद और आलमा का कोर्स भी किया। यूं आहिस्ता आहिस्ता मैं दीनी तालीम के मदारिज तय करते करते एक दिन इस मुकाम पर आ पहुंची। हालांकि अम्मा ने मुझे कहा भी था कि तुम इतना ज्यादा कैसे पढ़ा पाओगी या कैसे पढ़ पाओगी, लेकिन ये मेरा शौक था, इसलिए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तुम मुझे मेरे शौक के मुताबिक पढ़ने दे, मैं पढ़ लूंगी। घर में मेरे अलावा मेरे 2 भाई थे। अम्मा कोशिश के बावजूद इनको नूरानी कायदे से आगे भी नहीं पढ़ा पाई। वो दोनों ऐसे ही थे, लापरवाह और शरारती से। यूं जब अम्मा मुझे इस तरह पढ़ाई में मगन देखती तो बहुत खुश होती और मेरे लिए अक्सर कोई ना कोई ऐसी चीज बनाती जो मुझे ताकत देती और दिमागी कुव्वत देती। मैं मदरसे में सुबह को जाती और शाम को वापस आती। यूं मुझे ये कोर्स करते करते 6 साल गुजर चुके थे, यहाँ तक कि ये मदरसा मुझे अपना दूसरा घर लगने लग गया था। बल्कि एक दिन का एक ज्यादा हिस्सा मेरा यहाँ पर गुजरता था और जो बातें यहाँ पे मैंने सीखी थी वो तो अपनी अम्मा से भी नहीं सीखी थी। मैं बाकायदा हजाब में रहने लगी थी और अपनी जिंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करने लगी। मेरे घर में मेरा कुल सरमाया मेरी अम्मा और 2 भाई थे। मेरा अब्बा का इंतकाल हो चुका था। खानदानी दुश्मनी अब्बा को ले डूबी थी। एक दिन अब्बा इसी तरह अपने खेतों में काम कर रहे थे। इन्हीं खेतों की चाहत में मेरे चचा ने इनको आरी से वार करके मार दिया। अब्बा ने वहीं पे तड़प तड़प कर जान दे दी। वैसे तो बाद में चचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो जमीन वहीं परी की परी रह गई, जिसके लालच में मेरे बाप की जान ले ली। अब कानूनी और वरासती तौर पर वो जमीन हमारे हिस्से में आ गई, लेकिन चचा का बेटा अब भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता था, या तो सुलह सफाई से हम जमीन इसके नाम लिख दें या फिर वो हम सबको भी एक एक करके मार देगा। यूं वो जमीन का अभी तक झगड़ा ही चल रहा है और वो ऐसे ही बंजर वीरान पड़ी हुई है। ना वो मेरे घर वालों के किसी काम की है और ना चचा के किसी काम की है। अदालत में केस लगा हुआ था। अगर वो जमीन हमें मिल जाती तो हमारे लिए बहुत आसानियां होती, क्योंकि अभी तो हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।
अम्मा घर पे ही कुछ तो छोटे मोटे काम करके गुजारा करती। मेरे दोनों भाई भी सुबह किसी के खेतों में मजदूरी करने चले जाते और शाम को वापस वैसे ही लौटते। हालांकि इनकी उम्र अभी सिर्फ 16 और 18 साल की थी, लेकिन छोटी उम्र में यतीमी की वजह से इन्हें वक्त से पहले ही काम में हाथ डालना पड़ गया। मैं मदरसे में पढ़ती थी, लेकिन साथ साथ कुछ बच्चों को पढ़ाती भी थी, जिसकी वजह से मुझे एक मुनासिब सा वजीफा मिल जाता था। मैं वो भी अम्मा को दे देती, क्योंकि घर का कुल खर्च अम्मा ही चलाती और घर का खर्चा चलाना ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आजकल जिस तरह महंगाई थी और एक एक चीज आसमानों पे चढ़ रही थी, इसी वजह से अम्मा दांतों से पकड़ पकड़ के पैसा खर्च करते। हम पतली सी दाल बनाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अम्मा को किसी से मांगना गवारा नहीं था, इसीलिए अपनी सफेद पोशी का परहम रखे हुए अब तक जिंदगी गुजार रहे थे। अब्बा को गुजरे हुए तो 6 बरस हो चुके थे। इसी तरह हमने ये 6 बरस गुजारे, ये हम ही जानते हैं या हमारा खुदा। तो बात हो रही थी मेरे मदरसे में पढ़ने की। एक दिन मदरसे में इसी तरह बड़ी बाजी आई हुई थी। इन्होंने खास तौर पर मुझे बुलवाया और कहा, कौसर मुझे आज तिलावत तो सुना, मैं तेरी आवाज में तिलावत सुनना चाहती हूँ। बाजी की मोहब्बत मुझे नहाल कर गई और मैंने तिलावत शुरू कर दी। बाजी आंखें बंद करके सुकून से तिलावत सुनने लगी और मैं पढ़ती जा रही थी। जब मैंने तिलावत खत्म की, बाजी कहने लगी, कौसर तेरी आवाज में इतना सुकून है, इतना दर्द है कि दिल करता है सुनती रहूं सुनती रहूं। मैंने दिल से बाजी का शुक्रिया अदा किया और उठकर आने लगी, लेकिन बाजी मुझे कहने लगी, कौसर अभी इधर बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ और भी बात करनी है। मैं बैठ गई और बाजी की तरफ मतवज्जो हो गई। बाजी, कहिए, आपने क्या कहना है? देख कौसर, मैं तेरे हालात अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है तेरे अब्बे के मरने के बाद तुम लोगों पर किस किस तरह की मुसीबतें आई हैं, लेकिन तुम लोगों के हालात इन 6 सालों में अभी तक नहीं ठीक हुए। इसीलिए मेरे पास एक काम है और मैं चाहती हूँ कि वो काम तू करे, क्योंकि तुझसे ज्यादा मैं किसी को एतमाद में नहीं ले सकती। इसीलिए मुझे सोच समझ के जवाब देना। अगर तू वो काम कर सकती है तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। बाजी ने मुबहम से अंदाज में बात की तो मैं कहने लगी, जी बाजी, आप खुल के बताएं, कौन सा काम है, क्या करना है, मैं करूंगी। मैंने कहा, बाजी चंद लम्हे कुछ सोचकर फिर कहने लगी, कौसर, दरअसल तुझे जिन्नात के बच्चों को नमाज सिखाने जाना होगा। बाजी ने अभी इतना ही कहा था कि मैं उछल पड़ी। जिन्नात के बच्चे? बाजी, ये कैसा मजाक है? मैं तेजी से कहा तो बाजी ने नागवारी से मुझको देखा और कहने लगी, कौसर अब चुप करके मेरी बात सुन। जो मैं कह रही हूँ पहले वो अच्छी तरह सुन ले, फिर कुछ बोलना। बाजी की डांट ने मुझे चुप करवा दिया और मैं आराम से बैठ गई। बाजी कहने लगी, कौसर, जिन्नात के बच्चों को नमाज सिखाने के लिए मैंने तेरा इंतखाब किया है, तो वहां जाकर इन्हें नमाज सिखाएगी, जिसका तुझे एक बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। अब बताओ मुझे, क्या तू ये काम करेगी? बाजी ने मुझसे पूछा तो मैंने हल्के से नफी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं इतना खौफनाक और रिस्क वाला काम नहीं कर सकती, मैं नहीं वहां जा सकती। मैं तो जिन्नात से बहुत डरती हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी कोई जिन नहीं देखा, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। तो बाजी कहने लगी, वो भी हमारी तरह ही होते हैं, जब तक तुम इनको तंग नहीं करोगी वो भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। जैसे इनके साथ चलोगी वो भी मोहब्बत से वैसे ही तुम्हारे साथ चलेंगे। इसीलिए बेफिक्र हो के मेरी गारंटी पर जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बाजी ने मुझे कहा, लेकिन मैं खौफजदा हो चुकी थी और बाजी से यही कहा कि नहीं बाजी, मैं नहीं जा सकती, आप किसी और को मुंतखब कर ले। ये कहकर मैं उठकर वहां से आ गई, लेकिन पीछे से बाजी की आवाज सुनाई दी, अब भी 1-2 दिन सोच ले, फिर मुझे जवाब देना। तुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे और तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं ये सुनकर आगे बढ़ आई। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई थी। भला जिन्नात के बच्चों को भी कोई पढ़ाने जाता है? इन्हें क्या जरूरत है पढ़ने की? अजीब अजीब सी सोचें मेरे दिमाग में चलने लगी। इसके बाद मुझसे वहां पर बैठा नहीं गया और मैं बाजी को बताकर घर चली आई। दिमाग में अजीब सी उलझन चल रही थी। चेहरे के उतार चढ़ाव से अम्मा मुझसे पूछने लगी, बेटा क्या तू परेशान है? कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? अम्मा ने कहा तो मैंने अम्मा से कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस कुछ सोच रही हूँ। तो अम्मा मेरे करीब आन बैठी और कहने लगी, क्या सोच रही है, बताओ मुझे। तो मैंने गहरा सांस भरते हुए अम्मा को बड़ी बाजी वाली सारी बात बता दी। अम्मा वो बात सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर कहने लगी, कौसर, ये बात हकीकत है, मैंने पहले भी एक बार सुना था। मेरे ही गांव की एक लड़की जिन्नात के बच्चों को दूध पिलाने जाया करती थी,
और एक लड़की जिन्नात के घर काम करती थी। और जिन्नात इनको बहुत से पैसों से नवाजते थे, इनको बहुत इनाम मिलता था। इनके घर कभी रिज़्क खत्म नहीं हुआ। अगर तुझे कुदरत की तरफ से ये मौका मिल रहा है तो तू भी इस मौका को ज़ाया मत कर और चली जा, तुझे कुछ नहीं होगा। अम्मा ने इतना यकीन भरे लहजे में कहा कि मैं हैरत से अम्मा की शक्ल देखने लगी। मेरा ख्याल है कि अम्मा मुझे वहां जाने से रोकेंगी, वो मुझे डराएंगी, लेकिन अम्मा तो खुद बाजी की हम ख्याल निकली। अम्मा तो मुझे अपनी इकलौती बेटी को जिन्नात की दुनिया में भेज रही है। अम्मा कहने लगी, बेटा इसमें कोई गलत बात नहीं, तू जा और जाकर अपना काम कर, तूने काम के लिए वहां पर जाना है, इनके बच्चों को पढ़ाना है और फिर देखना तेरे साथ वो कितना सखावत वाला मामला करेंगे। अम्मा तो ऐसे कह रही थी जैसे इनका अपना तजुर्बा हो, लेकिन मैं चुप हो रही थी और फिर सोचने लगी। इसी दौरान अचानक मेरी आंख लग गई और सोते हुए मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और मैं इन्हें पढ़ा रही हूँ। वो सब बच्चे बहुत मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले थे। मैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही थी। इतने में एक खूबसूरत सा शख्स अंदर दाखिल होता है और मुझे कहता है, सर अगर तुमने पढ़ा लिया है तो चले। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, हाँ चलो, बस मैं फारग हो गई हूँ। ये कहते हुए मैंने इन बच्चों से कहा कि अब तुम लोग अपना कल सबक याद रखना, कल मैं सब कुछ सुनूंगी। और फिर उठ खड़ी हुई। इस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बाहर निकल गया। वो शख्स मुझे कैसे बाग में ले आया जहाँ पे इतने फूल थे कि हर फूल का रंग एक दूसरे से जुदा था। सारा बाग फूलों से भरा हुआ था और खुशबू से महका हुआ था। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हूँ कि एकदम इसका चेहरा तब्दील हो जाता है। वो इंतहाई खौफनाक रूप इख्तियार कर लेता है और सारा बाग जो पहले खुशबू से भरा होता है और फूलों से लदा होता है, वो बंजर बियाबान जमीन में बदल जाता है। मैं एकदम से घबरा कर उठ जाती हूँ और अंधेरे में ही अपने हाथ पैर मार कर देखती हूँ, जैसे महसूस कर रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। कुछ देर के बाद जब मुझे यकीन हो जाता है कि मैं अपनी ही दुनिया में अपने ही बिस्तर पर मौजूद हूँ, तो फिर चंद गहरे सांस भरते हुए मैं दोबारा लेट जाती हूँ। लेकिन ये ख्वाब अपनी नौयत का अजीब सा ख्वाब था जिसने मुझे खौफ ज़दा कर दिया था। कुछ देर की कोशिश के बाद मैं इस ख्वाब को बुलाने में कामयाब हो गई और करवट लेकर सो गई। अगले दिन जब मैं मदरसे गई तो कुछ देर के बाद ही बड़ी बाजी ने मुझे बुलवा लिया और कहने लगी, कौसर बताओ फिर तूने क्या सोचा, क्योंकि अगर तूने वाकई नहीं जाना तो फिर मैं किसी और को भेजूं। बाजी ने अभी इतना ही कहा था कि मैंने जल्दी से कह दिया, नहीं बाजी मैं जाऊंगी, आप मुझे भेज दें। ये कहकर मैं खुद हैरान रह गई, न जाने कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल गया, लेकिन अब हाँ कह दिया था तो जाना भी जरूरी था। मेरी बात सुनकर बाजी खुश हो गई और कहने लगी, देखना कौसर तुझे कितने भाग लगेंगे, तो ऐसा करना, असर के वक्त तैयार रहना, मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगी, उसके बाद तुझे पता चल जाएगा तो तू चली जाएगी। बाजी ने कहा तो मैं सर हिलाती उठकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और अपनी दोहराई करने लगी। मुझे अब तक बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मेरे मुंह से हाँ ऐसे निकल गई। मैं वहां पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब जब हाँ कह दिया था तो जाना भी था। मैं बार बार घड़ी पर वक्त देखती, जैसे अंदर से बहुत बेचैन हूँ, जैसे मुझे किसी का इंतजार है। खुदा खुदा करके असर का वक्त हुआ तो मैं बाजी के पास चली आई। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाजी समझ गई और फौरन उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, चलो बस मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ, फिर तुम खुद वापिस आ जाना। मैंने सर हिला दिया। बाजी मुझे जिन्नात की दुनिया में छोड़ने चली आई। मुझे हर कदम पर अफसोस और खौफनाक महसूस हो रहा था। मेरे साथ क्या होगा, मैं तो कभी इस तरह कहीं गई भी नहीं, लेकिन अब मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा था। मैं थोड़ी सी जंजलाई हुई थी और कोफत का शिकार थी। वहां पर पहुंचकर बाजी मुझे एक घर में ले आई। वहां पर एक खूबसूरत सी औरत थी, काफी लंबा कद था, नैन नक्श भी अच्छे थे। बाजी ने तारुफ करवाया और कहा, ये कौसर है, ये बच्चों को नमाज सिखाएगी, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है और उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। इस औरत का नाम शकीला था। इसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया
मुझे कमरे में बिठा दिया। मैं हैरानी और खौफ से इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिन्नात की दुनिया में मौजूद हूँ। हर चीज वैसे ही लग रही थी जैसे इंसानों की दुनिया में होती है। कुछ देर बाद शकीला चली गई। इसके हाथ में खाने पीने के लिए कुछ था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया और कहा मुझे किसी चीज की तलब नहीं, बस अब बच्चों को भेज दे। शकीला का चेहरा बुझ सा गया और वो इसी तरह मशरूब वापस लेके चली गई और कुछ देर के बाद बच्चों को ले आई। 3 बच्चों की उम्रें बिलतरतीब 7, 5 और 4 साल की थीं। तीनों आकर मेरे पास बैठ गए। लग ही नहीं रहा था कि ये जिन्नात के बच्चे हैं। बड़े अच्छे तमीज़दार बच्चे थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर मैंने नमाज सिखाना शुरू किया। वो बच्चे बड़े शौक और मोहब्बत से सीख रहे थे। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये जिन्नात के बच्चे हैं। मैं इन्हें पढ़ाने में इतनी मगन हो गई कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और फिर जब मैंने देखा तो एकदम घबरा कर उठ गई और फिर शकीला बाजी से कहा कि मुझे अब जाना है, काफी देर हो गई है। मैं उठकर तेजी से बाहर की तरफ निकली तो पीछे से शकीला बाजी की आवाज आई, रुको कौसर, वो मेरी बात तो सुनो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाजी कहने लगी, मैंने ये पूछना था कि तुम मुआवजा हर महीने क्या लिया करोगी या रोजाना की बुनियाद पर। मैं इन्हें हैरत से देखने लगी तो वो पूछने लगी, हाँ तुम अपनी सहूलत के मुताबिक बता दो ताकि मैं इसी तरह कर लूं। लेकिन मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी और वहां से निकल आई। वापस मदरसे पहुंची तो बाजी के पास चली गई। बाजी मुझे देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, देखा पहले ही दिन तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। आज तुम कितनी देर से वापस लौटी हो। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और बाजी से कहा, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे काफी देर हो गई है, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने बाजी से इजाजत ली और घर चली आई। अम्मा भी मेरी मुंतजिर थी क्योंकि इन्हें भी ये जानने का शौक था कि आखिर जिन्नात की दुनिया में क्या हुआ। अम्मा को भी मैंने सब कुछ बता दिया तो वो हैरत से विंग मुझे देख रही थी। कौसर एक बात तो बताओ, वो वाकई हमारी तरह ही लगते थे? मैंने कहा, हाँ अम्मा बिल्कुल हमारी तरह ही थे, बस यूं समझ लें जैसे गांव की कोई लड़की थी और बच्चे भी ऐसे ही थे। अम्मा बहुत हैरान हुई। इन्हें जैसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिन्नात भी हमारी तरह हैं। खुद मेरा तजुर्बा भी बहुत खुशगवार सा रहा और अब मैं रोजाना वहां जाने पर राजी थी और खुशी खुशी जाना चाहती थी। अगले दिन मैं मदरसे पहुंची और बाजी से पूछा, बाजी मुझे मुआफा रोजाना लेना चाहिए या महीने बाद? बाजी शकीला मुझसे पूछ रही थी तो बाजी कहने लगी, महीने बाद लो तो ज्यादा बेहतर है। एक बंदी रकम हाथ में आती है तो खर्च करते वक्त भी पता चलता है। मैंने बाजी की बात सुनकर सर हिला दिया और असर के बाद जिन्नात की दुनिया में चलने लगी। अब मैं खुद ही आने जाने लग गई थी। मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए थे। मैंने आज तक शकीला बाजी और इसके तीनों बच्चों के अलावा घर में किसी को नहीं देखा था। वहां पर इतनी खामोशी और सुकून होता था कि मेरा वहां से आने का दिल ही नहीं करता था। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो फिर एक दिन बच्चों के मामू चले आए। वो किसी दूसरे शहर से आए थे। मैं इस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक वो कमरे में चले आए। इन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई पढ़ाने आया है। वो शर्मिंदा से होते वापस मुड़ गए। बच्चों ने बाद में बताया कि ये हमारे मामू हैं, तो इसलिए आज आप हमें जल्दी छुट्टी दे दो, हमें अपने मामू के साथ खेलना है। मैंने बच्चों की बात मान ली और कुछ दिन पढ़ाकर इन्हें छुट्टी दे दी और खुद घर से बाहर आ गई। लेकिन बाहर आने पर सामने ही मुझे बच्चों के मामू खड़े मिले। वो मेरी तरफ ही चले आए जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे और कहने लगे, मैं माजूरत चाहता हूँ कि मैं अचानक ही कमरे में आ गया। मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं, वरना मैं नहीं आता। मैं थोड़ा झिझक रही थी, इसीलिए बात खत्म करने को कहा और कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, और वहां से चल दी। वो काफी देर वहीं पर खड़े मुझे देखते रहे क्योंकि इनकी नजरें मुझे अपनी पीठ पीछे महसूस हो रही थी। वापस आकर भी मुझे बार बार बच्चों के मामों का ख्याल आता रहा। न जाने इनका क्या नाम था और इस तरह रास्ते में रोककर बात करने का क्या मतलब था। मैं आज कुछ ज्यादा बेचैन सी हो गई थी। आज मुझे कुछ खटकने लग गया था। अम्मा ने मुझसे पूछा, कौसर तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज कुछ थकावट सी हो गई है और मैं आराम से लेट गई। अम्मा ने सोचा तो चलो आराम करके थोड़ा बेहतर हो जाएगी।
अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है और मेरी चारपाई के पास आकर खड़ा हो गया है। मैंने बगैर देखे आंखें खोलनी यही कहा, अम्मा बस कुछ देर मुझे सोने दे, मैं अभी बाहर ही आ रही हूँ, मैं कुछ देर आराम कर लूँ, अब तो मुझे तंग ना कर। लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने किसी एहसास के तहत आंखें खोल कर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा था। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और कमरे की लाइट ऑन की। सामने ही मैंने जिसे देखा, इसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो कोई और नहीं, वही बच्चों का मामू था। आप यहाँ पर कैसे? मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। तो वो मुझे कहने लगा, तुम घबराओ नहीं कौसर, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। मैंने कहा, क्या कहने आए हैं? और ये कोई तरीका है किसी के घर में आने का? तो वो कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गलत किया, लेकिन तुम्हें पता ही है कि मैं एक जिनजाद हूँ और मुझे इंसानों के तौर तरीकों का नहीं पता। मुझे बस तुमसे कुछ कहना था, इसीलिए तुम्हारे पीछे ही चला आया। इसकी बात सुनकर मैं चुपचाप इसे देखने लगी। पहले तो वो खामोश रहा, फिर मुझे कहने लगा, कौसर मेरा नाम यासर है और मैं शाह जिन्नात का बड़ा बेटा हूँ। जैसे कि तुम्हें पता ही है, मेरी आपी शकीला शाह जिन्नात की बेटी है, लेकिन वो मुझसे छोटी है। मैं अपने कबीले का होने वाला सरदार हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही मुझे आज तक कोई अच्छी लगी है, लेकिन तुमने पहली ही नजर में मुझ पर एक जादू सा कर दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम सोच समझ लो और फिर मुझे बता देना। यासर ने इतनी बेसाख्तगी से इजहार मोहब्बत किया कि मैं हैरान रह गई और इसके बाद वो वहां रुका नहीं, फौरन चला गया, जबकि मैं बेजान सी होकर चारपाई पर गिर गई। क्या जो मैंने अभी देखा वो सच था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं काफी देर इसी तरह पड़ी रही कि अम्मा कमरे में चली आई और मुझे इस तरह लेटे देखकर फौरन घबरा गई। फौरन आगे बढ़कर मुझे आवाजें देने लगी, तो मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। मगर अम्मा कहने लगी, नहीं तो ठीक नहीं है कौसर, ये देख तुझे कितना तेज बुखार चढ़ा हुआ है। और वाकई में इस वक्त बुखार में शदीद तप रही थी, जबकि कुछ देर पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। अम्मा ने मुझे सीधा करके लौटाया और मेरे ऊपर लहाफ दे दिया और खुद मेरे लिए दूध गर्म करने चली गई। और मैं आंखें बंद करके बार बार यही सोच रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, यासर इतना आगे तक चंद लम्हों में कैसे चला गया। मेरी ये सोचें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपने दिमाग को सुकून देने के लिए तकिए के ऊपर सर रख लिया। इतनी देर में अम्मा भी आ गई। इनके हाथ में गर्म दूध की प्याली थी, इन्होंने मुझे दी और साथ चंद बिस्कुट दिए। कहने लगी, ये तू खा ले, तब तक मैं तेरे लिए दवा मंगवाती हूँ और फिर तुझे रात को खिचड़ी बना दूंगी। मैं सुस्ती से उठकर बैठी और 2 बिस्किट खाने के बाद घोंट घोंट करके दूध पीने लगी। बर्तन अम्मी को वापस पकड़ाया और खुद दोबारा लेट गई और फिर कब आंख लगी मुझे खबर ही नहीं हुई। अगले दिन ना तो मैं मदरसे जा सकी और ना ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा सकी। तबीयत इतनी खराब थी और फिर कमजोरी और नकाहत ने जिस्म को बेजान सा कर दिया था। मैंने अम्मा के हाथ मदरसे में पैगाम भेज दिया था ताकि बाजी परेशान ना हो, लेकिन मेरी तबीयत खराबी का सुनकर वो परेशान जरूर हुई। 2-3 दिन तो मैं बिस्तर से निकल ही ना सकी। न जाने इतना तेज बुखार कहाँ से आ गया था। फिर कुछ तबीयत संभली तो मैं इसी दिन मदरसे चली आई। बाजी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन कहने लगी, अभी तुझे आराम करना चाहिए था, अपनी शक्ल देख कितनी कमजोर हो गई है और हल्के भी पड़ गए हैं, अभी कुछ दिन घर पर आराम कर लो। लेकिन मैंने कहा, नहीं बाजी, मुझे बच्चों को पढ़ाने भी तो जाना है, इस तरह इनका हर्ज होता है। मेरी बात सुनकर बाजी ने सर हिला दिया और कहने लगी, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ देर अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ती रही और फिर बाजी से कुछ कहते कहते रुक जाती। फिर अचानक कुछ देर बाद बाजी ने ही कहा, कौसर तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या बात है? बाजी के पूछने पे मुझे जैसे कुछ हौसला हुआ और मैंने एकदम एक ही सांस में कल वाले वाकये की सारी तफसील बता दी, जिसे सुनकर फितरी तौर पर बाजी थोड़ा सा परेशान हुई और कहने लगी, ये तो बहुत गलत हुआ। एक जिनजात तुम पर आशिक होकर घर तक पहुंच गया। तुम शकीला से इसकी शिकायत करना, वो खुद अपने भाई को समझा देगी।
बाजी की बात सुनकर मैं चौंक उठी। आखिर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और मैंने बाजी से कहा, ठीक है, मैं शकीला बाजी से ज़रूर बात करूंगी। और फिर मैं कुछ देर बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए चली आई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। वहां पर वही शकीला बाजी का भाई यासर खड़ा था। मैं थोड़ा सा डर गई, लेकिन मुझे अब इस आदमी से कोफत हो रही थी और इसका इस तरह घूरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने इनसे कहा कि जरा अपनी माँ को अंदर भेज दें, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे मुझे मिलकर अंदर चले गए और इनके जाने के चंद लम्हों बाद ही बाजी शकीला आ गई। हाँ कौसर, कहो क्या कहना है तुमने? अभी बच्चों ने कहा कि तुमने कोई जरूरी बात करनी है। बाजी शकीला ने नरमी से पूछा। तो मैं थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर मैंने बाजी को सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया और इन्हें इनके भाई की हरकतों के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर फितरी तौर पर बाजी शकीला को बहुत गुस्सा आया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ कौसर, तुमने मुझे बता दिया, मैं खुद इसे समझा दूंगी और अगर वो फिर भी नहीं समझा तो मैं अब्बा से इसकी शिकायत कर दूंगी। बाजी शकीला ने मुझे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा और मैं इनकी बात पर यकीन कर बैठी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाजी शकीला को ये सब बताकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बच्चों को पढ़ाकर और बाजी शकीला से बात करके वापस मदरसे चली आई। बाजी को तो मैंने बता दिया था कि बाजी शकीला से बात हो गई है और इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो यासर को जरूर समझाएंगी। बाजी भी फिर मुतमिन हो गई और मैं छुट्टी करके अपने घर चली आई। लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान हुई तो मेरी तबीयत एकदम बोझल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बोझ धरा हो। खुलकर सांस भी नहीं आ पा रही थी। मैं परेशान होने लगी। इतने में मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ और वो आकर सीधा मेरी चारपाई के पास खड़ा हो गया, लेकिन वो इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो गई और डरते डरते थूक निगलते हुए मैंने इससे पूछा, क्या तुम यासर हो? अगर यासर हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैंने कहा। लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा और मुझे कहने लगा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुम्हारी खुशी और रजामंदी से तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन तुमने आप ही के साथ मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें अगर कोई मसला था तो तुम मुझसे बात करती, लेकिन तुमने आप ही के साथ बात की और मुझे इनकी नजरों में गिरा दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब तुम मुझसे किसी अच्छाई की तवक्को मत रखना। यासिर ने इतने सफाक और सर्द लहजे में कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और मैं जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। गो के यासिर तो चला गया था, लेकिन फिर भी इसकी आवाज, गूंज और अल्फाज वहीं पर चकराते रहे। मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि शायद मैंने बाजी शकीला को सब कुछ बताकर गलती की है। न जाने बाजी ने किस अंदाज में यासिर से बात की है। वो मुझसे इतना बागी और मुतफिर हो गया है और अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि नफरत और बदले की आग में झुलस रहा है। वो रात मैंने बहुत बेचैन और मुस्तरिब होकर गुजारी। हर आहट पर मैं चौंक उठती और हर आवाज पर मैं डर जाती। सारी रात इसी तरह डरते डरते कांपते हुए गुजरी। सुबह होते ही मैं फौरन मदरसे चली आई। वहां पर बड़ी बाजी को आकर मैंने सब कुछ बताया तो वो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, कौसर ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इस तरह तो तुम्हारा काम ही बंद हो जाएगा। अगर यासिर तुमसे दुश्मनी पर उतर आया तो वो लाजमी अपनी दुश्मनी निभाएगा। तुम एहतियात करो कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। बाजी ने कहा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, बाजी इसका कोई तो हल होगा, मुझे वापस जाना है और अब मुझे जिन्नात के बच्चों को नहीं पढ़ाना। मैंने बाजी से साफ साफ कह दिया तो वो कहने लगी, अब अगर तुम जिन्नात की दुनिया से बाहर नहीं आई तो शायद यासिर तुम्हें जीने ना दे, इसलिए बेहतर तो यही है कि तुम जिन्नात की दुनिया छोड़ दो और वापस अपनी दुनिया में चली आओ। बाजी ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, जी बाजी आप ठीक कह रही हैं, मैं अब जिन्नात की दुनिया छोड़ दूंगी और सिर्फ इस दुनिया में रहकर अगर बच्चों को पढ़ा सकी तो जरूर पढ़ाऊंगी। मैंने बाजी की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा और इसी दिन मैं बाजी शकीला के पास आखिरी दिन आई थी। मैंने बाजी शकीला को बता दिया, लेकिन यासिर की तंग करने वाली बात मैंने इन्हें नहीं बताई क्योंकि इस तरह वो और ज्यादा परेशान करता। इसीलिए मैंने बाजी शकीला को अपने मुआवजे का बोल दिया और जब मैं वापस आने लगी तो बाजी शकीला ने एक फूला हुआ लिफाफा लाकर मुझे दिया जिसमें अच्छी खासी रकम मालूम हो रही थी। मैंने इनसे रकम ली, कुछ नहीं पूछा और वो लिफाफा लेकर इसी तरह घर वापस आ गई।
अभी तक तो सब सुकून में था, लेकिन जैसे ही मैं जिन्नात की दुनिया से वापस अपने घर आई तो मेरा सर एकदम भारी होने लगा और जिस्म ऐसे हो गया जैसे इसमें जान ही ना हो। मैं घबरा गई, पर फौरन मुझे यासर का ख्याल आया। मैंने इसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन परेशानी के बायस मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और यासर तो इस तरह मतवज्जो ही नहीं था। और फिर मैं जिस तरह बिस्तर पर लेटी, एकदम वो बिस्तर जोर जोर से झटके खाने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसे जोर जोर से हिला रहा है। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे उठा नहीं गया। मैं जोर जोर से चलाने लगी और रोने लगी। इतने में मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अम्मा चली आई। अम्मा ने मुझे रोते देखा तो पूछने लगी कि क्या बात है कौसर, तू क्यों रो रही है? अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा तो मैंने अम्मा को सब बता दिया, जिसे सुनकर वो भी बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि कौसर तू ये नौकरी छोड़ दे, हमें इस तरह के पैसे नहीं चाहिए जिस पर काम करके हमें टेंशन ही होती हो। अम्मा ने कहा तो मुझे पैसों का याद आ गया और मैंने अपने तकिए के नीचे से वो फूला हुआ लिफाफा निकाल कर अम्मा को दे दिया। अम्मा हैरत से देखने लगी क्योंकि वो रकम अच्छी खासी ज्यादा थी। कौसर, ये इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? किसने दिए तुझे? अम्मा ने हैरत से पैसे देखते हुए मुझसे पूछा तो मैंने अम्मा को कहा ये सारे पैसे बाजी शकीला ने दिए हैं और ये मेरी पूरे महीने भर की कमाई है। अब मैं इनको मना कर आई हूँ और कहकर आई हूँ कि अब आइंदा मैं नहीं आऊंगी। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी अगर वो हर महीने इतना ही मुआवजा देंगी तो तुम एक बार सोच लो और इनके पास काम पर जाती रहो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो रहने दो। अम्मा ने कहा तो मैं अम्मा को देखती रह गई, क्योंकि ये बात तो मैं पहले ही सोच ली थी कि अब मुझे जिन्नात की दुनिया में जाकर बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे अब यहीं पर रहना है और यहीं पर पढ़ाना है। गो के जिन्नात की दुनिया के वो लोग अच्छे थे, लेकिन जिस तरह अब यासिर वाला मसला बना, मैं कोई और मसला नहीं चाहती थी, इसीलिए चुपचाप एक साइड पर हो गई। जब मैं मदरसे में गई तो मामूल के मुताबिक अपनी पढ़ाई करने लगी, लेकिन असर के वक़्त मेरे दिल को एक बेचैनी सी लग गई। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊं, लेकिन खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी बार बार मेरा ध्यान इन बच्चों की तरफ जा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर चली जाऊं और इन बच्चों को पढ़ा के आऊं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। काफी देर मैं जिस तरह बेचैन रही तो उठकर बड़ी बाजी के पास आ गई। वो जैसे पहले से ही सब जानती थी, कहने लगी कौसर क्या बात है, तबीयत बेचैन हो रही है? बाजी के अंदाजे पर मैं हैरान रह गई और कहने लगी जी हाँ जी, इतनी बेचैनी हो रही है कि दिल चाह रहा है कि उड़कर चली जाऊं। ऐसा क्यों है? मैंने बेबसी से पूछा तो कहने लगी ऐसा ही होता है, जब जिन्नात के बच्चों को पढ़ाओ तो फिर ऐसा ही होता है। ये तुम्हारा अपना फैसला है, हालांकि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और शकीला भी बहुत खुश होगी। बाजी के मुंह से ये सुनना था कि मैंने कहा बाजी क्या वाकई में मैं जा सकती हूँ? तो बाजी कहने लगी हाँ जा सकती हो, और फिर मैं फौरन चली गई। बच्चे मुझे देखकर खुशी से चहकने लगे और बाजी शकीला भी बहुत खुश हुई। मैं हैरान रह गई कि इनको मेरे आने की इतनी खुशी हुई। और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ा कर निकली तो आज चूंकि मैं बहुत देर से आई थी इसलिए काफी देर लग गई। बाहर अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आ गई। तो फिर मुझे नहीं पता चला कि यासर मेरी ताक में बैठा होगा। वो बाहर गली की नुक्कड़ पे मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कौसर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मैंने यासर से वही कहा जो पहले कहा था। मैंने इससे कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम अपने रास्ते पर रहो और मुझे अपने रास्ते पर चलने दो। ऐसा मुमकिन नहीं और मुझे तंग मत करो। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं इन्हें छोड़कर इस वजह से आइंदा तुम मेरे रास्ते में मत आना। मैं सख्ती से कहकर आगे बढ़ गई तो यासर ने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे शदीद गुस्सा आया और खौफ महसूस हुआ। मैं गुस्से से इसे देखने लगी, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटता हुआ मुझे एक तरफ को लेके जाने लगा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर मेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही हो।
किसी और को नहीं दे रही। यासर इसी तरह मुझे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था और फिर न जाने कितनी देर वो मुझे लेकर फिरता रहा और एक जगह पर लाकर बंद कर दिया। ये एक छोटा सा स्टोर जैसा कमरा था। यहाँ पर अंधेरा था, पुरानी और बसीदा दीवारें थीं, बड़े बड़े पत्थरों वाले सलीब लगे हुए थे जिसके ऊपर शैतानी अश्काल बनी हुई थी। ये कमरा किसका था और यासर का आगे क्या इरादा था, मैं ये सोच कर बेइंतहा परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि अम्मा परेशान होंगी और अम्मा मुझे यहाँ से कैसे निकालेगी। अम्मा को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मुख्तलिफ तरह की सोचें मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगी। परेशानी के मारे मेरा बुरा हाल था और बार बार चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया था। अब तो मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी, ना मेरी आवाज निकल रही थी। मुझे यहाँ पर कैद हुए न जाने कितना वक्त हो गया था। मैं अब खामोशी से एक तरफ बैठ गई क्योंकि ना तो चीखने का कोई फायदा था और ना ही रोने का। यासर इसके बाद दोबारा नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे रह रहकर अम्मा की परेशानी हो रही थी। अम्मा ने रो कर अपना बुरा हाल कर लिया होगा। इनकी तबीयत फौरन खराब हो जाती है, मैं क्या करूं। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रही थी। इस तरह कैद करने में गुजारे गए इन चंद घंटों ने मुझे आज़ादी जैसी नेमत की कदर करवा दी थी। बार बार जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं यहीं पर मर गई तो फिर क्या होगा। मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई। ना जाने कितने घंटे गुजर चुके थे। मैं नींद बेहोशी पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे खाना खाए हुए इतना वक्त हो गया था और दूसरा यहाँ पर कैद होने के बाद चीख चीख कर मैंने अपना हाल बुरा कर लिया था। वक्त का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था और अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ की घुटन बेबसी, भूख और कैद की वजह से मर जाऊंगी। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी हवा का रोजन नहीं था। गर्मी की शिद्दत और घुटन से मेरा बुरा हाल था कि इसी नातनवाई की कैफियत में अचानक मैंने देखा जैसे किसी ने जोर से दरवाजा खोला हो। मैंने अपनी बंद होती आंखों से देखा यहाँ पर बाजिश किला आई थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे इन्हें पुकारने की कोशिश की हो और फिर मैं बेहोश हो गई। कितने घंटों बाद मुझे होश आया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन होश में आने के बाद मुझे अम्मा का चेहरा सबसे पहले नजर आया। अम्मा ने मुझे होश में देखकर शुक्र अदा किया और फौरन डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके तसल्ली दी और कहा अब ये बिल्कुल ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। खुशी के मारे अम्मा मेरे हाथ पैर पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी, कौसर अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। लेकिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तुझे कैसे पता चला मैं वहां पर कैद हूँ, तू कैसे मुझ तक पहुंच गई। मेरा सवाल सुनकर अम्मा ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, जब तू काफी देर तक नहीं आई तो मैं तेरे मदरसे चली गई और तेरी बड़ी बाजी के साथ बात की तो वो ये समझ रही थी कि तुम आज इनसे मिले बगैर ही घर चली गई हो। लेकिन मैंने इन्हें बताया कि तुम तो अभी तक घर नहीं आई हो और इतनी देर हो चुकी है तुम्हारा कुछ पता नहीं। तुम्हारी बड़ी बाजी भी बहुत परेशान हो गई थी और इसी वक्त जाके बाजिश किला से बात की तो वो भी सुनकर बहुत परेशान हुई। यासर की करतूतों का तुम इसे पहले ही बता चुकी थी। बाजी ने कहा कि मुझे शक है ये असल में ये यासर का ही सारा किया धरा है। इसी ने कौसर को अगवा किया है। वो कौसर को पहले ही धमका चुका था। बाजिश कीला तो सुनकर बहुत परेशान हुई और अपने भाई की हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हुई। इसने हमसे वादा किया कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। इसने ना जाने किस तरह अपने भाई से तुम्हारे बारे में पूछा और इसने जो पता दिया वहां पे वो पहुंच गई और अंदर चली गई और तुम वहां पे तब तक बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से तुम्हें बाजी के पास ले आई और हम तुम्हें यहाँ पर अस्पताल में ले आए। तुम यहाँ पे एक दिन से ज्यादा बेहोश पड़ी रही हो, लेकिन शुक्र है तुम्हें होश आ गया है और घर जाने की इजाजत भी मिल गई है। अम्मा ने सारी तफसील बताते हुए साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि मैंने सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगी थी। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। न जाने मैं किस तरह इस हादसे से बच निकली। अस्पताल से घर आने के बाद अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 2-3 दिन तो मुझे बिस्तर से पैर भी नहीं उतारने दिया और फिर जब मैं आराम करके थक गई तो मैंने अम्मा से कहा कि आज मैं मदरसे जाऊंगी और बाजिश किला के बच्चों को पढ़ाने भी जाऊंगी। मेरी बात सुनना थी कि अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। खबरदार जो तूने अब जिन्नात के बच्चों को पढ़ाने का सोचा भी तो
इन बच्चों को पढ़ाने का नाम लिया। बस अब जितना ज़्यादा हमने पढ़ाना था हमने पढ़ा लिया, तो आगे से वहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन मैंने अम्मा को कहा मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं अब कोई भी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाने दे। अम्मा बेचारी तो मुझे मना करती रह गई, लेकिन मैंने वज़ू किया और मदरसे चली आई। बाजी भी मुझे सेहतमंद देखकर बहुत खुश हुई और फिर जब मैंने इन्हें अपने फैसले से आगाह किया तो अम्मा की तरह वो भी मुझे मना करती रह गई। लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे वहाँ पर जाना है और जब तक इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है तब तक मैं इन्हें पढ़ाने ज़रूर जाऊंगी। ये कहकर मैं बाजी शकीला की तरफ चली आई। बाजी शकीला मुझे देखकर तो पहले बहुत हैरान हुई और फिर रोती हुई आकर मेरे गले लग गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने इन्हें नरमी से खुद से अलग किया और कहा, मैंने आपको माफ़ किया बाजी, इसमें आपका क्या कसूर है, बस आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैंने भी बाजी से माफ़ी मांग ली। अब मैं रोज़ ही बाजी के बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। इस दिन के बाद मुझे यहाँ पर यासर कहीं भी नज़र नहीं आया और ना ही बाजी शकीला ने इसका नाम लिया, ना ही बच्चे इसे याद करते हैं। मेरी अब रोज़ाना की रूटीन शुरू हो गई है। यूँ तो मैं अकेली ही आती जाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल डर सा जाता है, सर उठता है तो रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई दो आंखें मुझे देख रही हूँ। शायद ये डर आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होगा। मेरी दुआ है कि जल्द ही ये डर खत्म हो जाए और मैं इस टेंशन से आज़ाद हो जाऊं।